नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए मालती जोशी जी की कहानी इति श्री। मालती जोशी जी की अन्य कहानियाँ आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। आज खाना नहीं बनेगा क्या? अरे वो तो कब से बन गया। तो फिर परोसने का मुहूर्त कब है? जब आप कहें। मतलब कहना पड़ेगा तभी खाना मिलेगा। रमा ने कोई जवाब नहीं दिया और वह रसोई में चली गई। जवाब देती तो पतिदेव और कोई नुक्ता निकालते। सीधी बात करना तो इस आदमी ने सीखा ही नहीं है। जब भी मुंह खुला है उल्टी सीधी बात ही निकली है। खाने की बात को ही ले लें। अगर अपने से खाने के लिए कहोगी तो ठीक है, तो क्या तुम कहोगी तभी खाना पड़ेगा? तुम्हें तो बस काम निपटाने की पड़ी है, चाहे सामने वाले को भूख हो या ना हो। इसलिए आजकल वह बुलाती नहीं है, जब कहते हैं तभी परोसती है। थाली लगाकर उसने आवाज़ दी, आ जाइए। पतिदेव आकर बैठ गए और आते ही पूछा, तुम्हारी थाली कहाँ है? मैं बेटू के साथ खा लूँगी। वे हजरत पूरे शहर की खाक छानकर आधी रात को लौटेंगे, तब तक भूखी बैठी रहोगी? मुझे आदत है। अच्छा, आपकी माँ आपके लिए आधी आधी रात तक खाना लिए बैठी रहती थी। आप दोनों से पहले मेरे खाने का सवाल ही नहीं उठता था, चाहे गोद में बच्चा हो या पेट में। मुझे तो रुकना ही पड़ता था। मेरी माँ को मरे कई बरस हो गए, उसे क्यों कोस रही हो? कोस नहीं रही, आपको याद भर दिला रही हूँ कि बेटा भूखा हो तो माँ के गले से ग्रास नहीं उतरता। दरअसल वह कहना चाहती थी कि रात रात भर रमी खेलने वाले बेटे के लिए भी माँ भूखी बैठी रहती थी। तो मेरा बेटा तो फिर भी कुछ कर रहा है, पर उसने यह कहा नहीं। अच्छा खासा महाभारत हो जाता। इतने दिनों तक इंटर कॉलेजिएट ड्रामा कंपटीशन चल रहे थे। आज उसका रिजल्ट था। उसका मन उधर ही लगा हुआ था। 2-3 बार पतिदेव ने टोका भी, ध्यान किधर है तुम्हारा? कब से दाल मांग रहा हूँ। उसने कान मोबाइल पर लगा रखे थे। घंटी बजते ही वह दौड़ पड़ी। फ़ोन मुकुल का ही था। मम्मा बधाई हो, आपके बेटे को बेस्ट एक्टर का प्राइज़ मिला है। सच? खुशी से उसकी आंखें छलक आईं। हाँ, और हमारा नाटक सेकंड आया है। बेटा कोई दुकान खुली मिले तो पाव भर मिठाई लेते आना, ठाकुर जी को भोग लगा दूंगी। ठीक है मम्मा। आवाज़ कैसी आ रही है? तुम्हारे पिताजी खाने पर बैठे हैं, थाली पीट रहे हैं। अच्छा माँ जाओ, उन्हें अटेंड करो, नहीं तो हंगामा मचा देंगे। रसोई में आते ही उसने कहा, थाली क्यों बजा रहे थे? तुम बीच में कहाँ गायब हो गई थी? अरे सब कुछ सामने तो रखा था। तुम कौन सी थी? फ़ोन लेने गई थी। ऐसा किस लाड साहब का फ़ोन था कि तुम्हें यह भी याद नहीं रहा कि मैं थाली पर बैठा हूँ? बेटू का फ़ोन था। और फिर उसने हर्ष विहल होकर कहा, आज ड्रामा कंपटीशन का रिजल्ट था ना, आपके बेटे को बेस्ट एक्टर का प्राइज़ मिला है। तुम तो ऐसे उलझ रही हो जैसे तुम्हारा बेटा दिलीप कुमार बन गया हो। आज की तारीख में तो वह मेरे लिए दिलीप कुमार ही है। फिर अनुनय भरे स्वर में बोली, देखिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, आज वह घर लौटे तो उससे रोज़ की तरह बहसबाजी मत कीजिएगा। उसकी सारी खुशियों पर पानी फिर जाएगा नहीं तो। क्यों, ये तुम्हारा हुक्म है जो मानना पड़ेगा? नहीं, ये मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनती है। तो माँ बेटे को मेरा बोलना इतना बुरा लगता है? आपका बोल ही इतना कड़वा है तो बुरा लगेगा ही। और हम दोनों को नहीं, आपकी लाडली को भी आपका बोलना बुरा लगता है। अच्छा, अभी 2 दिन पहले ही उसका फ़ोन आया था। कह रही थी पापा से कहो जो कुछ कहना है मुझसे कहाँ करे, नवीन से बात ना करे प्लीज़। कह रही थी पापा तो कह सुनकर अलग हो जाते हैं, उसका ताप मुझे झेलना पड़ता है। अगले 4-5 दिन तक घर का वातावरण कसैला हो जाता है। आपने नवीन को फ़ोन किया था? हाँ किया था, मैं क्या किसी से डरता हूँ? फ़ोन क्यों किया था? उसका बाप गाँव की ज़मीन बेच कर आया है तो पूछ रहा था तुम्हारे हिस्से कुछ आया कि तुम्हारा कलकत्ते वाला भाई सब बटोर कर ले गया। और यह सब पूछने की आपको क्या ज़रूरत थी? यह उनका घरेलू मामला है। उस घर में मेरी बेटी भी आई है, लेकिन आपकी ये बात आपकी बेटी के खिलाफ हो जाती है ना। घर वाले तो यही समझते हैं कि उसने यह सब पूछवाया होगा। कह रही थी इतनी सी बात के कारण घर में भारी कलह हो गई। देखिए आपकी अच्छी बुरी बातें हम घर वाले झेल लेते हैं, झेलनी ही पड़ती हैं, लेकिन दामाद आपकी बात क्यों सुनेगा? उसने पलट कर कुछ जवाब दे दिया तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? तुम्हें क्या लगता है वह नालायक चुप रह गया होगा? जानती हो उसने क्या कहा? क्या कहा? उसने कहा
मेरे पिता भी जीवित है, बंटवारे की नौबत नहीं आई है, पर आप घर का सौदा करते समय बेटी को याद रखिएगा, उसका हिस्सा मत डकार जाना। उस नालायक को कैसे पता कि मैं घर बेच रहा हूँ? हैं? आप घर बेच रहे हैं? पतिदेव एकदम चौंके। अनजाने अनचाहे उनके मुंह से सच निकल गया। अपने को संभालते हुए बोले, बिल्डर को दे रहा हूँ। इस पुराने घर की सास संभाल अब मेरे बस की बात नहीं। बिल्डर इसे नई शक्ल सूरत दे देगा, अपने लिए एक फ्लैट भी देगा, और तब तक के लिए वह हमारे रहने की व्यवस्था करेगा। बात हो गई है। और वे उठ गए। रमा दोनों हाथों में से सिर दिए बैठी रही। घर बेचने की बात पर रमा को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ था। पति की पिछली कारगुजारियों को देखकर तो लगता यही था कि अब तक तो यह हो जाना ही चाहिए था। उसे कोई मोह नहीं था। वह बस यही चाहती थी कि बेटे की नौकरी लगने तक सिर पर छत बनी रहे। उसके बाद वह ना घर का मुंह देखेगी ना घर वाले का। बिल्डर वाली बात पर उसे भी खासा भरोसा नहीं। यह आदमी किसी भी दिन उसे सड़क पर खड़ा कर देगा, यह जानती है। बहुत पुरानी एक बात याद आ गई। शहर के बाहर उन लोगों का आम का बगीचा था। अक्सर परिवार के साथ, मित्रों के साथ, सखियों के साथ वहाँ पिकनिक मनाती थी। आम के मौसम में इतने आम आते थे कि अचार मुरब्बे से बरनियाँ भर जाती थी। ढेर आम टोकरों में भर भर कर मोहल्ले में रिश्तेदारों में बंटते थे। एक बार पूरा सीजन निकल गया, घर पर एक आम नहीं आया। उस समय तो उसकी सास जीवित थी। वे ताव खाकर एक दिन ठेकेदार के घर पहुंच गई और उसे खूब खरी खोटी सुनाई। उसने पांव पकड़ लिए, बोला, माँ जी, मैं नौकर आदमी, मालिक की आज्ञा बिना किसी को आम कैसे दे सकता हूँ? घर पर देने के लिए मालिक की आज्ञा चाहिए? ठेकेदार समझ गया, बोला, आपको शायद पता नहीं है, भैया ने बाग बेच दिया है, नए मालिक ने मुझे रख लिया, यही मेहरबानी है। माँ जी तो सन्न रह गई। ठेकेदार ने टोकरी भर आम थैले में भरकर उन्हें देने चाहे तो वहीं पटक कर चली आई। घर आकर बेटे को आड़े हाथों लिया तो उन्होंने अत्यंत निर्लिप्त भाव से कह दिया, बाबूजी की 13वीं का कर्ज चुकाना था, इसलिए बेच दिया। पर तुम्हारे बाबूजी को तो गुजरे 3 बरस हो गए। हाँ, तो इन 3 वर्षों में सूद मूल से भी ज्यादा हो गया था, क्या करता? बेटे की साफ गोई पर माँ जी चकित रह गई। फिर बोली, देखो, एक बात आज ध्यान से सुन लो, मेरी 13वीं पर तुम कोई कर्ज नहीं उठाओगे, समझे? जब मेरी अस्थियां सिराने जाओ तो वहीं 2-4 ब्राह्मण जिमा देना, समझे? इतना कहकर भी वे आश्वस्त नहीं हुई। एक दिन पोटली भर नोट रमा को थमाते हुए बोली, संभाल कर रखना है, उसे हवा भी मत लगने देना। ये इतने सारे रुपए काहे के लिए? मेरी अंत्येष्टि के लिए, मेरी लकड़ी के लिए चंदा करके मुझे बेइज्जत मत करना। मुकुल की बहू के लिए चैन रखी थी, उसे बेचकर ये पैसे लाई हूँ। माँ जी ने बेटे को अच्छे से परख लिया था। जिस दिन उनकी अंतिम यात्रा निकलने को थी, घर बाहर लोगों की भीड़ जुट गई। ऐसे में पति ने उसे कमरे में बुलाया, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? आपके पास माँ की अंत्येष्टि के लिए भी पैसे नहीं? अरे, ये सब तो एकदम से हो गया, क्या करता? ठीक ही तो हुआ, बीमार पड़ती तो क्या आप इलाज करा पाते? फिर पैसे देते हुए क्या? मुझे पता था यह सब, इसलिए भैया लोगों से कहा था पैसे लेते आना, अब आप समय से उनका कर्जा चुका देना बस। पतिदेव ने हमेशा की तरह सिर हिला दिया और बाहर चले गए। माँ नहीं रही, कोई अंकुश भी नहीं रहा। उन्होंने अपनी पुश्तैनी दुकान पर बैठना ही छोड़ दिया। कहा कि पीठ में दर्द रहता है, दुकान पर एक लड़का रख लिया। जब 4 महीने तक दुकान से एक पैसा नहीं आया तो रमा ने पूछा तो बोले किराए पर उठा दिए। उस पेशगी वाली रकम का क्या हुआ, यह उसने चाहकर भी नहीं पूछा, क्योंकि ऐसे प्रश्न हमेशा अनुत्तरित रहते आए हैं। एक दिन मुकुल उस ओर गया था। लौटकर उसने बताया कि दुकान का तो काया पलट हो गया है। वह पहचानती ही नहीं जाती। कॉस्मेटिक्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ग्रीटिंग कार्ड्स, महंगे खिलौने, गिफ्ट आइटम, पता नहीं क्या क्या है उसमें। उस बाजार में अलग ही नजर आ रही है। मुकुल ने बताया कि दुकान की सिर्फ शक्ल सूरत ही नहीं बदली, बोर्ड भी बदल गया है, उस पर नया नाम है। उसने पति से जवाब तलब करना चाहा तो उन्होंने सपाट सा उत्तर दे दिया, पैसे की जरूरत थी, बेच दी। अरे, बताना तो था, हर बात तुम्हें बताना जरूरी है? बताता तो तुम क्या कर लेती? यह तो सच था। वह क्या कर लेती? बस वह चिंता में डूब गई। यही सिलसिला रहा तो गृहस्थी कैसे चलेगी? उसकी छोटी सी नौकरी है, उससे दोनों वक्त का चूल्हा तो जल जाएगा, पर गृहस्थी में और भी तो खर्चे होते हैं, उनका क्या? अपनी उधेड़-बुन में वह इतनी व्यस्त रही कि उसे कभी पता ही नहीं चला कि बच्चे इस बोझिल वातावरण से ऊब चले हैं। वे अपने स्नेह का, सुख का आलंबन कहीं बाहर ढूंढ रहे हैं। जिस दिन मीनल ने घर से भागकर शादी की, उस दिन उसे होश आया। मीनल के पापा ने बड़ा हंगामा किया। मुकुल ने बड़े शांत स्वर में उनसे कहा, आप उसके लिए कौन सा IAS लाने वाले थे जो इतना शोर मचा रहे हैं?
उसकी कॉलेज की फीस तक तो आपसे भरी नहीं गई, कब से बेचारी घर में बैठा रखा था। ऐसे में कोई भी भटक सकता है। वह तो अच्छा था कि लड़का परिचित है, पढ़ा लिखा है और कमा हुआ। हमें भी लगा कि बेटी ने ठीक ही किया। बाप के घर भरोसे बैठी रहती तो जिंदगी भर कुंवारी रह जाती। और जिस बेटी को फूटी कौड़ी भी नहीं दी, उसके यहाँ जमीन जायदाद का हिसाब मांगने पहुंच गए। बेशर्मी की हद होती है। उसे पक्का विश्वास हो गया है कि माँ और भाई की शय पाकर ही बेटी ने यह कदम उठाया है। तब से मुकुल की आंखों में कांटा बन गया। उससे वे हर बार फीस के लिए तरसाने लगे थे। हार कर रमा ने अपने भैया से गुहार की कि दाल रोटी का जुगाड़ तो मैं कर लूँगी, आप लोग मेरी राखी भाई दूज मानकर उसकी फ़ीस का इंतजाम कर दें। राखी भाई दूज और फीस में कोई तारतम्य नहीं था, पर उसके भाइयों ने उसकी बात का मान रखा। बेटे ने भी आश्वस्त किया कि मामा लोगों की पाई पाई चुका देगा। मुकुल को मौसा जी ने अपना पुराना स्कूटर दे दिया। दुनिया भर के लड़के चमचमाती बाइक पर घूमते हैं, मुकुल अपनी खटारा स्कूटर खदेड़ता रहता है, पर उसके चेहरे पर शिकन नहीं आती। भगवान, ऐसा समझदार बेटा सबको दे। बेटे की याद आते ही उसने घड़ी की ओर देखा। 11 बजने को थे। उसने सोचा वह आता ही होगा। कटोरी में राई नून लेकर वह खिड़की पर जा बैठी। गली में उसके स्कूटर की आवाज़ सुनते ही उसने दरवाज़ा खोल दिया। मुकुल स्कूटर से उतरा, गेट खोलकर भीतर आया। स्कूटर पार्क कर उसने गेट बंद किया। फिर माँ से बोला, माँ गेट का ताला देना। 1 मिनट वहीं खड़े रहो, रमा ने कहा और दोनों हाथों में राई नून लेकर उसकी नज़र उतारने लगी। उसने हाथ ऊपर की ओर घुमाए ही थे कि पीछे से किसी ने उन हाथों को झटका दिया। पूरा राई नून आंगन में बिखर गया। ये क्या किया आपने? वह चीखी और रो पड़ी। अरे कौन सी जंग जीत कर आया है जो उसकी आरती उतार रही हो? मुकुल भीतर आया। अपने पीछे दरवाजा बंद करते हुए उसने कसेले स्वर में कहा, वाह, इससे अच्छे स्वागत की तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। स्वागत? स्वागत किस लिए जनाब? आवारागर्दी करके लौटे हो इसलिए? कहाँ थे अब तक? उन्होंने कड़कदार आवाज में सवाल डाला। पापा, रोज रोज एक ही प्रश्न पूछते आप बोर नहीं होते? लेकिन मैं उत्तर देते देते ऊब गया हूँ, कुछ नया सोचिए। अच्छा, तो यह बताओ, कॉलेज पढ़ने जाते हो या नाटक करने? यह प्रश्न पूछने का अधिकार सिर्फ उन्हें है जो मेरी फीस भरते हैं, मुकुल ने सपाट उत्तर दिया। बदतमीज। आवेश में उनका हाथ उठ गया, पर दूसरे ही क्षण वह जवान बेटे की बलिष्ठ मुट्ठी में कैद था। कसमसा गए। लगा कि और कुछ पल यह मुट्ठी ऐसे ही कसी रही तो उनकी कलाई चटक जाएगी। जैसे ही बेटे ने हाथ छोड़ा, फुफकार उठे, निकल जा मेरे घर से अभी इसी वक्त। यह घर मेरे दादा परदादा का है। इसमें रहने का मुझे भी उतना ही हक है जितना आपको। जब आप अपना घर बनाएंगे उससे बेशक मुझे बेदखल कर सकते हैं। तू मुझे कानून सिखाएगा? मम्मा, आप खाना लगा दो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। यह बहस तो चलती रहेगी। वह अपने कमरे में चला गया। रमा रसोई की ओर मुड़ी तो उन्होंने आवाज़ दी, सुनो। रमा रसोई के दरवाजे पर रुक गई। आज अगर तुमने उसे खाना दिया तो मेरा मरा मुँह देखोगी। रमा ने गर्दन को एक और झटका दिया और रसोई में जाकर खाना गर्म करने लगी। वे रसोई के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मेरा मरा मुँह देखोगी जो उसे आज खाना दिया। रमा टेबल पर थाली कटोरी लगाती रही। उन्होंने फिर कहा, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मेरा मरा। सुन लिया, सब सुन लिया। तो कितनी बार वही वही बात कहेंगे? चिल्ला कर कहा। व्हाट इज द प्रॉब्लम? पीछे से मुकुल की सख्त आवाज आई। उन्होंने देखा उसकी आंखें अंगार हो रही थी। वह सहम कर पीछे हट गए। मुकुल के भीतर आते ही उसने कहा, आजा बेटा, सब गर्म कर दिया, आराम से बैठकर खा ले। मैं बाहर जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ, नहीं तो शांति से खा नहीं पाएगा। बाद में मैं आकर समेट लूँगी। तुम खा चुकी माँ? हाँ बेटा, मुझे लगा तुम लेट हो जाओगे इसलिए खा लिया। अब तुम आराम से बैठकर खाओ, कहते हुए बाहर निकल आई। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। बाहर वे जले भुने बैठे थे। मैंने तुमसे कुछ कहा था। हाँ, मैंने भी आपसे कुछ कहा था, यही कि आज आप उससे बहसबाजी मत करना, नहीं तो उसकी सारी खुशी पर पानी फिर जाएगा। पर आपने मेरी बात नहीं मानी, रोज की तरह हंगामा कर दिया। जब आप मेरी बात नहीं मान सकते तो मुझसे क्यों अपेक्षा करते हैं? मेरी तुम्हारी बात में कोई फ़र्क नहीं। क्या फ़र्क है? मैंने कहा था मेरा मरा मुँह देखोगी अगर उसे खाना दिया तो। मतलब तुम्हें मेरे मरने जीने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? वह चुप रही। यह मत भूलो कि मेरी वजह से तुम सुहागिन बनकर इठला रही हो। वह भरी बैठी थी और एकदम फूट पड़ी। ऐसे निकम्मे सुहाग का मैं क्या करूं? इससे तो मैं अभागी नहीं भली। कहते हुए उसने अपना मंगलसूत्र उतारकर उनकी ओर उछाल दिया। लीजिए लीजिए, इसे भी बेच खाइए, कुछ दिन का खर्चा पानी चल जाएगा। वे सन्न रह गए। यह वही मंगलसूत्र था जो कभी टूट कर बिखर जाता तो वे सारे काम छोड़कर उसे पिरोने बैठ जाती। सूने गले से वह पानी भी नहीं पीती थी। वही मंगलसूत्र
रमा ने आज उसे ऐसे उतार कर फेंक दिया जैसे वह कोई चीज हो। उनके स्वामित्व का अहंकार पल भर में शेष हो गया। उनका पति होने का एहसास किसी रद्दी कागज के टुकड़े की तरह उनके पैरों में लौट रहा था।